Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection called clinical setting. Clinical setting is from Unit 2, Application of Cognitive Therapies in Counseling. This Unit 2 is from Block 2, Group B, MPCE 023, Interventions in Counseling. आपको जैसे पता होगा कि हम एक वीडियो इसका मैं डाल चुकी हूँ कल, ये दूसरा वीडियो है इस यूनिट का, और एक तीसरा कल जो मैं डालने वाली हूँ। इन तीनों वीडियोस में हमने छोटे छोटे सेक्शंस कवर किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये एज अ 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है और 6 मार्कर भी आ जाता है, जिसमें इंडिविजुअली ये पूछ लेते हैं एजुकेशनल सेटिंग में कॉग्निटिव थेरेपी का क्या यूसेज है, वो मैं कल बता चुकी थी। आज हम क्लिनिकल सेटिंग में देखेंगे कि कॉग्निटिव थेरेपी कैसे हेल्प करती है। तो इन्होंने बताया है कि कॉग्निटिव थेरेपी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में हेल्प कर सकती है। कौन कौन से क्लिनिकल डिसऑर्डर? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। ये जो डिसऑर्डर्स इन्होंने बताए हैं इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, और तब आप जान पाएंगे कि इनके ये कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। एज सच आप इनके अभी नाम याद रखें कि क्लिनिकल सेटिंग्स में क्या क्या यूज़ होते हैं। फ्रीमैन एट अल 2004 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि क्लिनिकल बिहेवियरल थेरेपीज़ कैसे यूज़ की जा सकती हैं इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। वही हम आज देखने जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने शिज़ोफ्रेनिया और दूसरे जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं हम, कॉग्निटिव थेरेपी को हम यूज़ कर सकते हैं फार्माकोथेरेपी के साथ। इसका फार्माकोथेरेपी का मतलब होता है मेडिसिन, क्योंकि जो क्लिनिकल डिसऑर्डर होते हैं सीवियर वाले उनके साथ उसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो विदाउट मेडिसिन ये ट्रीट नहीं किए जा सकते क्लिनिकल डिसऑर्डर्स। तो इसीलिए इन डिसऑर्डर्स में मेडिसिन दी जाती है जिसको हम फार्माकोथेरेपी कहते हैं। फार्माकोथेरेपी के साथ कॉग्निटिव थेरेपी भी कंबाइन कर दी जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन कभी भी कॉग्निटिव थेरेपी अकेले इन केसेस में यूज़ नहीं करना चाहिए। सो कॉग्निटिव थेरेपी जो है ये इम्प्रूव करती है क्लाइंट का जो भी मेडिकेशन चल रहा है उस ट्रीटमेंट में, उसका जो पूरा रिजीम है, या रिजीम मतलब जो टाइम टेबल है मेडिसिन लेने का, उसके साथ अगर हम कॉग्निटिव थेरेपी भी दे दें तो ये हेल्प करता है कि हम जल्दी से उनके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट पेशेंट खुद अपने सिम्टम्स रिकॉग्नाइज कर पाता है जल्दी और कोप कर पाता है इन चीज़ों से बहुत इफ़ेक्टिवली। सो उसकी जो सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाता है वो अच्छे से, और जो भी कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन। कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स मतलब कोमॉर्बिड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी और चीज़ के साथ है, जैसे कि सपोज किसी को कोई डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है या कोई बीमारी ही है सपोज, तो बीमारी के साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और इकट्ठी आ जाती हैं। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इज़ कॉमन थिंग जो बीमारियों के साथ आ जाता है, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो या फिर कोई और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। तो कोमॉर्बिड का मतलब उसके साथ एक्कम्पनी करने वाले इश्यूज़। सो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को ये कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प कर सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन जिसे CBI हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें पोटेंशियल है कि ये एक तो कॉस्ट कम करवा सकती है, क्योंकि जब इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब जो पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। सो अगर कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन कराई जाए तो खर्चे कम आ जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी इंप्रूवमेंट शो करता है और उसको एडमिट होने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, और क्लाइंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। फर्दर अगर हम देखें तो इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है वो मेडिकेशन के साथ होती है, ये तो मैंने बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले। और जो ये एम्फेसाइज करती है कि अगर कॉग्निटिव थेरेपी कराई जाए तो ये जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है हाइपोमानिया एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स का, पहले पता चल जाता है। तो कुछ स्ट्रेटजीज सिखाई जा सकती है इन एपिसोड्स में, कैसे हैंडल करना है पेशेंट को या क्लाइंट को, खुद को कैसे हैंडल करना है।
स्लीपिंग, ईटिंग और एक्टिविटी लेवल जो रिड्यूस हो जाता है उसको कैसे रेगुलेट करना है, जो क्लाइंट की वनरेबिलिटी है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब क्लाइंट बीमार होता है तो वो उसको नींद की प्रॉब्लम होगी, खाने की प्रॉब्लम होगी, बाकी एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होगी, तो उन सबको, उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और जो सिचुएशंस है जो इन सिम्टम्स को एक्सेजरेट कर देती है, यानी बढ़ा देती है, ट्रिगर कर देती है, ट्रिगरिंग सिचुएशन जो है, ऐसी सिचुएशन जो ज़्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन कॉज करती है, उनसे उनको एक्सपोजर से कैसे बचना है उन चीज़ों से, वो हम बता सकते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में। और उनका जो मेडिसिन के साथ जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका अच्छा ही असर आए, वो भी हम बता सकते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी यूज़ होती है। ईटिंग डिसऑर्डर में कैसे होती है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल दिया है, काफ़ी 2-3-4 पैराग्राफ कवर किए हुए हैं। सो इसमें मैं बताऊं, ईटिंग डिसऑर्डर में हम उसका जो रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं थॉट प्रोसेस की, क्योंकि डिसफंक्शनल बिलीफ होता है जिनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल कम खाते हैं ऐसे लोग, और उनका डिसफंक्शनल बिलीफ किस चीज़ को लेकर होता है, खाने को लेकर, अपने वेट को लेकर और खुद के बारे में। तो डाइटरी एजुकेशन हमें देनी होती है उनको, और मॉनिटर करना होता है कि फूड क्या इनटेक कर रहे हैं, वो किस तरह का फूड खा रहे हैं वो। सो जैसे कि इन्होंने एक एनोरेक्सिक के बारे में बात किया है। सो एनोरेक्सिक जो होता है, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। उसका जो बिहेवियर है एनोरेक्सिक का, वो क्या क्या हो सकता है। सोशल विड्रॉल होगा उसका, वो लोगों से ज़्यादा मिलेगा जुलेगा नहीं। रिगरस एक्सरसाइज करेगा, ज़बरदस्ती की एक्सरसाइज करेगा, चाहे बन ना रहा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटा हूँ और मुझे पतले रहना है बिल्कुल। और रिचुअलिस्टिक ईटिंग हैबिट्स, मतलब कि गिन चुन के ही खाना, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना, चाहे कितनी भूख लगी हो, लेकिन खाना बस एक ही रोटी है, नहीं तो मैं मोटा ना हो जाऊँ। खासतौर से गर्ल्स में देखा जाता है। सो वेट लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। इनकी बिल्कुल हड्डियाँ, स्केलेटन दिखाई देने लगेंगे ये लोग, इतने पतले हो जाते हैं। इनके कपड़े इनको फिट नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा हैंगर पे टांगे हुए हैं, इतने इस तरह के हो जाते हैं ये। इनके इमोशनल प्रोफाइल जो होती है एनोरेक्सिक की, उसका भी पैटर्न देखना पड़ेगा। इनको डिप्रेशन होने लगता है, इनको डर रहता है कि कहीं ये मोटे ना हो जाए, इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बॉडी साइज के लिए भी मिसपरसेप्शंस कैरी करते हैं ये लोग। और ये एनोरेक्सिक डिसऑर्डर में मेन देखा गया है जो मैंने अभी बताया। कॉग्निटिव थेरेपी क्या करेगी अब इसमें? कॉग्निटिव थेरेपी जब एनोरेक्सिक को डील करेगी तो वो उसको चैलेंज करेगी उसको फॉल्टी थिंकिंग के और उसकी जो बिलीफ है खुद के बारे में उसके ऊपर। जैसे कि अगर पेशेंट एक्सप्रेस करता है कि कि अगर मोटा हो गया तो उसका कॉम्पिटेंस ख़त्म हो जाएगा, कंपटीशन नहीं कर पाएगा लोगों से, अगर उसने वेट गेन कर लिया, तो थेरेपिस्ट उसको ये बताएगा कि ये बताओ कि कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये बताओ कॉम्पिटेंस किसको बोलते हैं। जब उसकी कंपटीशन की डेफिनेशन को हम क्लियर कर देंगे तो उसके कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही क्लियर होने लगेंगे। और उससे ये भी पूछेंगे कि वेट चेंज होने से किस तरह से असर पड़ेगा उसके ऊपर, या उसके फ्रेंड्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उसको बोलेंगे कि जाओ अपने दोस्त लोगों से पूछो, या उससे ही हम पूछेंगे कि अगर तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है और वो मोटा हो जाए तो क्या तुम उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे। इस तरह के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन उसकी थिंकिंग धीरे धीरे चेंज होने लगेगी, उसके एजम्पशंस एंड बिलीफ्स चेंज होने लगेंगे जब उसको ये पता चलेगा कि ये सोच गलत है। एनोरेक्सिक से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि सबसे बेकार चीज़ क्या हो सकती है, अगर मान लो तुम मोटे हो जाते हो तो सबसे बुरी चीज़ क्या होगी। तो वो जब इवेंट को इमेजिन करेगा और सोचेगा तब पता चलेगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ बुरा नहीं होता है इसमें। सो इस तरह के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और भी हम पूछ सकते हैं, जैसे उसकी जो थिंकिंग है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग हो जाती है, जैसे डाइकोटोमस थिंकिंग होती है। जैसे इसमें इन्होंने एग्जांपल भी बताया, इफ़ आई गेन वेट आई विल बी कंसीडर्ड ओबेस। अगर मैंने वेट गेन कर लिया तो मुझे मोटा बोले, ऐसा थोड़ी ना होता है। ओबेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा हो जाना, वो बहुत कम लोगों का ऐसा होता है, और उसके पीछे भी कोई मेडिकल इश्यू हो सकते हैं। ओवर जनरलाइजेशन कैसे करते हैं? आई विल नेवर गेट एनी बेटर एंड माई ईटिंग विल नेवर इम्प्रूव। हमेशा नेवर इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं और यही सोचते हैं कि मैं कभी अच्छा इम्प्रूव करूँगा ही नहीं। मैग्निफिकेशन, हर एक छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना। गेनिंग एनी वेट विल बी मोर देन आई कैन टेक। सो ज़्यादा सा वेट ले लिया तो आई कांट बियर इट, मेरा वेट बढ़ गया हो, इस तरह से। सो ये इस चीज़ को हमें कन्फ्रंट करना होगा काउंसलिंग में।
सो जो इंडिविजुअल है उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं खुद को, कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं। एनोरेक्सिक को हम एनकरेज कर सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें और जो उनके दिमाग में इरेशनल थॉट्स हैं उनको वो उसकी वैलिडिटी को चेक करें। जैसे वो एनोरेक्सिक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अपने फ्रेंड से इंटरव्यू ले सकता है, उनसे पूछ सकता है फिजिकल अपीयरेंस की डेफिनेशन कि क्या होगा अगर पीपल जो उसके फ्रेंड है क्या वो उनको वेट के बेसिस पे उसको सिलेक्ट करते हैं एज अ फ्रेंड, या वो ऐसे ही उसको पसंद करते हैं, उसका नेचर अच्छा है इसीलिए करते हैं। तो क्या वो मोटी हो जाएगी या मोटा हो जाएगा तो उसके फ्रेंड्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह के हम क्वेश्चन करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन CBI जो है वो और भी उसकी और भी एप्लीकेशंस है, जैसे कि ये है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। व्हाट आर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स? सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स होते हैं जो ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें फिजिकल सिम्टम एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल सिम्टम मतलब कि बॉडी में हमें उस इंसान को महसूस होता है, कभी बॉडी में पेन होगा, हेडेक होगा और कुछ ना कुछ ऐसे बॉडी से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे जिसके पीछे कोई मेडिकल रीजन नहीं होगा, मतलब कोई बीमारी नहीं होगी, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन फिर भी बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, कभी दर्द हो रहा है, कभी हार्ट रेट बढ़ रहा है, ऐसे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एंड वो फिजिकली उसकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होने लगी है, तो उसको बोलते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। सो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में भी ट्रीट किया जा सकता है कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन से। ये इन्वॉल्व करता है कि हम उसका बिलीफ सिस्टम का नेचर चेंज करें, उसके बिलीफ सिस्टम के कंसिक्वेंसेस जो हो रहे हैं वो उसको समझाएं, और कोपिंग स्ट्रेटजीज हम सिखा सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, एंग्जाइटी रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो भी हम सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट क्लिनिकल सेटिंग्स में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए 5 पॉइंट्स हैं। 1 2 पहला क्या था? पहला था जब हमने मेडिकेशन के साथ हम यूज़ करवा सकते हैं, ये था। दूसरा था कि हम उसको किस तरह से और अपना पूरा रजीम को कैसे हैंडल कर सकता है वो सिखा सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में हम हेल्प कर सकते हैं, एनोरेक्सिक को हेल्प कर सकते हैं, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में भी हेल्प कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लिनिकल सेटिंग जो हमने आज यूनिट 2 का ख़त्म किया। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, share my videos with rest of the students, and do continue watching it. I would like to know from you how you are finding my videos. Do mention below the comment section. Thanks for watching. Take care. Bye bye.